स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल प्रिपेज पर। आज की इस वीडियो में आपकी जो पूरक पाठ्य पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसके हम दूसरे पाठ के बारे में जानेंगे। और यहाँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि ये वीडियो पढ़ने के बाद, इस क्लास को देखने के बाद आपसे जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे इस पाठ से संबंधित, सबका उत्तर आपको आ जाएगा। इस पाठ से जितना भी प्रश्न बनेगा वो सब आपको यहीं मिलेगा, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, इसकी पूरी गारंटी देता हूं मैं। ठीक, आइए पाठ को शुरू करते हैं और एक एक करके सभी तथ्यों को जानते हैं और उसमें जो भी भाषा शैली है, कैसे हम पत्रकारी लेखन की प्रक्रिया को निभाते हैं, पत्रकारी लेखन में कितने प्रकार से हम लेख लिखते हैं, ये सब चीजें। ठीक, एक बात और बताऊंगा, हिंदी आप पढ़ते हैं, हिंदी का जो अनुप्रयोग है, आप कहते हैं ना, आपके मन में आता होगा कि आखिर ये हिंदी हमें पढ़ाई जाती है तो इसका हम प्रयोग कहाँ करेंगे। एप्लीकेशन ना, जैसे आप पढ़ते हैं ना एप्लीकेशन ऑफ ओम्सला, वैसे ही एप्लीकेशन को हिंदी में अनुप्रयोग कहेंगे। तो हिंदी का अनुप्रयोग कहाँ है? हिंदी का अनुप्रयोग हम बोलते समय, लिखते समय करते हैं और उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान आपको यही देखने को मिलेगा। इस वाले पाठ में आपको हिंदी के बारे में वो सारी चीजें मिलेंगी। ठीक, आइए अब एक एक करके सारी बातों को जानते हैं। आपका जो पाठ है, पाठ का नाम है पत्रकारी लेखन के विभिन्न रूप। ठीक, ये विभिन्न होगा और लेखन प्रक्रिया। पाठ को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि इस पाठ में क्या क्या हमें पढ़ना है ना। तो पत्रकारी लेखन क्या है, समाचार कैसे लिखा जाता है, समाचार लेखन और उनके लेखन के जो 6 ककार हैं, वे 6 ककार किनके द्वारा हमारा समाचार तैयार होता है, स्वरूप कैसा होता है, फीचर क्या है, फीचर कैसे लिखा जाना चाहिए, विशेष रिपोर्ट क्या होती है, विचार परक लेखन और विचार परक लेखन के बाद संपादकीय लेखन, स्तंभ लेखन, संपादक के नाम पत्र, लेख, साक्षात्कार जिसको आप इंटरव्यू कहते हैं, ये सब हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब एक एक करके सब बातों को जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पत्रकारी लेखन। पत्रकारी लेखन, इसका मतलब पत्रकारिता करने के लिए जो लेख लिखा जाए वो पत्रकारी लेखन होगा। तो पत्रकारिता क्या होती है? पत्रकार जो कार्य करे वही पत्रकारिता है। तो अब आप कहेंगे पत्रकार क्या होता है ना, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पत्रकार ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं को संकलित करे, सूचनाओं को संकलित करने के बाद व्यवस्थित क्रम में संपादित करके पाठकों तक, श्रोताओं तक पहुंचाने का कार्य करता है, वह पत्रकार कहलाता है। ठीक, अब पत्रकार ये सब करने के लिए सूचनाओं को इकट्ठा करता है, सूचनाओं को इकट्ठा करके फिर उनको संपादित करना, फिर उसको प्रकाशित करना, इस सब में जो ये जो प्रक्रिया है, वो सब जो प्रक्रिया वही है पत्रकारिता। ठीक, अब पत्रकारी लेखन, इन सब कार्य को करने के लिए पत्रकार जो सूचनाओं को इकट्ठा करता है, तो सूचनाओं को इकट्ठा करके वो किस तरीके से दर्शकों को, श्रोताओं को बताएगा, ये उसमें पत्रकारी लेखन में आएगा। ठीक, अब आपके सामने तुरंत अभी अभी मन में आ रहा होगा कि मैं सूचनाओं की बात कर रहा हूं तो समाचार क्या होता है ना, क्योंकि इसमें समाचार के बारे में भी हमें पढ़ना है। दूसरा, हमें समाचार कैसे लिखा जाता है यही कह दिया गया। तो पहले हम समाचार जान लेते हैं ना, समाचार होता क्या है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, वीडियो लंबी होने से आप डरिएगा मत, बने रहिएगा अंत तक, आपको सारी बातें मिलेंगी। ठीक, समाचार होता क्या है? हमने अपनी बात किसी से कही, समाचार है। नहीं, सूचना ही तो समाचार है। ठीक, ये कह सकते हैं, लेकिन सही समाचार जो होता है वो ताजा घटनाओं का विवरण देना, ताजी घटनाओं के बारे में सूचित करना, ताजी घटनाएं जो दूसरे को बताई जाएं वो समाचार कहलाती हैं। ठीक, इसका मतलब सूचना देने का उद्देश्य जो है लोगों को सूचित करना और उसमें कुछ नवीनता जैसी बात होती है। ठीक, ये समाचार की परिभाषा हुई। ठीक है, समझ में आया? अब एक एक करके ये सब बातें जितने हैं ना, इनको मैं अब आपके सामने
परिभाषा सहित बताऊंगा और एग्जाम्पल भी आपको मिलेंगे, सरल शब्दों में मिलेंगे। जितनी बातें हैं आपको लिखित रूप में भी मिल जाएंगी। बस आप इस क्लास के साथ बने रहिए। ठीक, फिर से दोहराऊंगा कि आप वीडियो लंबी देख करके स्किप मत करिएगा। ठीक है ना। पत्रकारी लेखन के जो विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया आपका पाठ है, उससे पहले हम जान लेते हैं कि अच्छे लेखन के लिए क्या बातें ध्यान रखनी होती हैं। क्योंकि जब भी कोई पत्रकार कुछ लिखेगा, खबर को तैयार करेगा, उसको सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में रखनी होती है वो ये होती है कि उसकी बातें तथ्यात्मक हो, नवीनता के साथ हो, ताजी घटनाएं हो। ठीक, इसके साथ साथ जिनको परोस रहा है, जिनके सामने ये बातें रख रहा है, जिनको पढ़ने के लिए दे रहा है, वे श्रोता, वे पाठक, वे दर्शक, उनको वो बातें समझ में आनी चाहिए। जिस भाषा से संबंध रखते हैं उनको उसी भाषा में वो बातें मिलनी चाहिए। यदि उस भाषा की वो बात नहीं रहेगी तो वो फिर क्यों देखेंगे, क्यों उसको पढ़ेंगे, क्यों उसको सुनेंगे। हम और आप हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, तो हम तमिल की घटना का, जो तमिल का समाचार है, उसको तमिल भाषा में क्यों सुनने के लिए रुचि दिखाएंगे। ये सब बातें ध्यान रखना आवश्यक है। इसीलिए इन सब बातों का देखिए, जटिल व कठिन वाक्य की तुलना में सरल व छोटे शब्द होने चाहिए। ठीक, बहुत ज्यादा बड़े शब्द ना हो। आम बोलचाल की प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले ही शब्द होने चाहिए, सरल होने चाहिए। हम बहुत ज्यादा तकनीक के शब्दों को, विज्ञान के शब्दों को शामिल कर दें, जो आप टेक कहते हैं ना, उनके शब्दों को हम शामिल कर लें, तो उसको कोई भाषा विशेषज्ञ या वो जिस क्षेत्र का विशेषज्ञ हो वही जान पाएगा। और हमें यहाँ तो आम जनता के सामने दे जो है अपनी खबरों को पहुंचाना होता है। ठीक, गैर जरूरी शब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। शब्दों के प्रयोग और उनके वास्तविक अर्थ को समझ करके ही लिखना चाहिए। यदि आप अच्छा लिखना चाहते हैं तो जाने माने लेखकों की रचनाएं ध्यान से आप पढ़िए, जिससे कि आपको भी बातें समझ में आ जाएंगी। लेखन में विविधता लाने के लिए छोटे वाक्यों के साथ साथ कुछ माध्यम के आकार और कुछ चित्रों का भी प्रयोग करना चाहिए। ठीक, ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि अच्छे लेखन लिखने के लिए आवश्यक होती हैं। ठीक है ना। ये इसलिए हमने आपके सामने लिख दिया है जिससे कि जब आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि हमने आपसे कहा ना कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो उसके लिए ये सब चीजें हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने मुख्य बात पर। पत्रकारी लेखन होता क्या है। ठीक, अखबार व अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले जो पत्रकार होते हैं, वो पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं के लिए जो खबर इकट्ठा करते हैं, उनको जो उनके लिए जो लेख लिखते हैं, उनके लिए जो खबर तैयार करते हैं, वो सब पत्रकारी लेखन में आएगा। थोड़ा सा पावर कट हुआ था, उसके लिए माफी चाहूंगा। तो पत्रकारी जो लेखन की हम बात कर रहे थे, पत्रकारी लेखन में जो पत्रकार पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक खबरों को, समाचारों को पहुंचाने के लिए जिन विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करते हैं, जिस तरीके के लेख लिखने के लिए वो तरीकों को अपनाते हैं, वो सब पत्रकारी लेखन में आएगा। ठीक, एक सही समुचित परिभाषा आपके सामने है। पत्रकार की बात कर लेते हैं। शुरुआत में ही हमने आपसे बताया पत्रकार कौन होते हैं। पत्रकार वे होते हैं जो खबर को संकलित करके, इकट्ठा करके, संपादित करने का मतलब उसको एडिट करके, उसमें संशोधन करके, सही शब्दों का चयन करके और जरूरत की बातों को ही दर्शकों, श्रोताओं और पाठकों तक ले आते हैं, वे पत्रकार कहलाते हैं। पत्रकार के कई प्रकार हैं। अंशकालिक पत्रकार, पूर्णकालिक पत्रकार और स्वतंत्र पत्रकार। ये आपके सामने तीनों का नाम लिखा गया है। पूर्णकालिक पत्रकार, नाम से ही पता चल रहा है ना, पूर्ण का मतलब जो पूरा हो, कालिक समय को बता रहा है, मतलब जो पूरे समय के लिए हो। तो पूर्णकालिक पत्रकार वे होते हैं जो किसी भी संस्था में, किसी भी मीडिया जगत के किसी भी समाचार संगठन में काम करते हैं। काम करने के साथ साथ शर्त क्या होती है, वे एक नियमित वेतन के लिए नियुक्त किए जाते हैं और उनका कार्य समाचार संगठन जो है उसके लिए समाचार इकट्ठा करना होता है। ठीक,
समझ में आया? एक लाइन में हम कहेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे पत्रकार जो वेतन लेते हैं और परमानेंट किसी समाचार संगठन के लिए काम करते हैं, वे क्या होते हैं? पूर्णकालिक पत्रकार होते हैं। ठीक, इसके बाद अंशकालिक पत्रकार। अंशकालिक पत्रकार वे होते हैं, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है ना, थोड़े समय के लिए। तो जो ऐसे पत्रकार जो किसी समाचार संगठन में थोड़े समय के लिए कार्य करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे अंशकालिक पत्रकार कहलाते हैं। अंशकालिक समाचार पत्रकार के बारे में आपको समझ आ ही गया होगा ना। और उनके लिए क्या होता है? शर्त उनके लिए होती है, जो अंशकालिक पत्रकार होते हैं, ये अंशकालिक पत्रकार हर खबर के लिए अपना एक निश्चित वेतन लेते हैं, उनका अपना पैसा फिक्स होता है। ठीक, स्वतंत्र पत्रकार। स्वतंत्र पत्रकार मैंने यहां जो लिखा है, इसी को फ्रीलांसर पत्रकार भी कहा जाता है। यदि आपको फ्रीलांसर मिलता है तो आप परेशान नहीं होंगे। फ्रीलांसर पत्रकार और स्वतंत्र पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार को ही फ्रीलांसर पत्रकार कहा जाता है। ये ऐसे पत्रकार होते हैं जो किसी भी समाचार संगठन के लिए स्वतंत्र तरीके से काम करते हैं। इसका मतलब है न पूर्णकालिक न अंशकालिक, ये किसी एक विशेष खबर के लिए आते हैं, अपना उस समय के लिए कार्य करने का पैसा ले लेते हैं और उसके बाद फिर ये अपना वहां से छुटकारा कर लेते हैं। इसका मतलब ये किसी तरीके की बाध्यता का सामना नहीं करते हैं। ठीक, तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, चलते हैं। देखिए, पत्रकार के जो प्रकार हैं, उनकी जो परिभाषा अभी हमने आपको बताया, वो सब यहाँ आपको लिखित रूप से मिल जाएगी। ठीक, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको अच्छा कंटेंट मिलने वाला है आज। ठीक है ना। वैसे भी मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं आपको बेहतरीन चीजें ही उपलब्ध करवाऊं। ठीक है ना। देखिए, अब अच्छे पत्रकार के गुण, यहीं से देखिए, पत्रकार के बारे में, पत्रकार की परिभाषा तो पुस्तक में दी गई है, लेकिन सीबीएसई का जो माइंडसेट है वो ये है कि आप कितने क्रिएटिव हैं। उसने देखा कि पत्रकार के प्रकार आप पढ़ रहे हैं, पत्रकार के बारे में आपने पढ़ा, तो कह लेंगे कि एक पत्रकार के लिए अच्छे गुण क्या होने चाहिए, वो आपसे ये पूछ लेंगे। तो आप कहाँ पाएंगे? यहां से मिलेगा आपको, प्रीपेज पर मिलेगा ना। तो अच्छे पत्रकार के क्या गुण है? सत्यता और निष्पक्षता होनी चाहिए, खबर को सत्यता से बतानी चाहिए, निष्पक्ष रूप से बतानी चाहिए। ठीक, जिज्ञासा, कोई भी अच्छा पत्रकार होगा तो वो नई नई चीजें परोसने के लिए, जैसे एक अध्यापक आपको नई नई बातें बताने के लिए उत्सुक रहता है, बस उसमें थोड़ा सा आपके सहयोग की जरूरत होती है। आप भी उसमें यदि इंटरेस्ट दिखाते हैं, रुचि दिखाते हैं, बराबर उत्तर देते हैं अध्यापक के प्रश्नों का, तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट वो देने का प्रयास करते हैं। ठीक, जैसे कि मैं करता हूं। भाषा पर पकड़ होनी चाहिए और समय का पाबंद। देखिए, डेडलाइन का पालन करना, डेडलाइन आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसे ये सब चीजें आपको डेडलाइन यहाँ नहीं है ना, लेकिन क्योंकि ये पत्रकारिता जगत से संबंधित है तो पूछ लिया जाएगा डेडलाइन क्या होती है। तो डेडलाइन का मतलब मरी हुई लाइन नहीं, डेडलाइन का मतलब ये हुआ कि पत्रकारों को किसी भी समाचार संगठन के द्वारा एक समय सीमा दी जाती है, इस समय के सीमा के अंदर आपको ये खबर दे देनी है। यदि आप इसके बाद देते हैं तो आपकी खबर स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसा नहीं होता, अगले दिन के लिए होता है। ठीक है ना, समझ में आया? जैसे जो समाचार पत्र होते हैं वो रात 12 बजे तक की खबर को छाप देते हैं, तो जो समाचार पत्र के लिए कार्य करते हैं उन पत्रकारों को ये समय सीमा दी गई रहती है कि आप रात्रि 12 बजे के पहले तक की खबरों को यहाँ पर इकट्ठा करें। रात्रि 12 बजे की बाद की खबर अगले दिन के लिए होगी, तो आज के दिन के लिए यही है। ठीक, तो डेडलाइन। पत्रकारी लेखन और सृजनात्मक लेखन में अंतर क्या होता है? क्योंकि आप देखे होंगे, आपकी जो आरोह वाली पुस्तक है, आरोह वाली पुस्तक में आपने कहानी पढ़ा, कविता पढ़ा आपने, तो पत्रकारी लेखन और सृजनात्मक लेखन में अंतर क्या होता है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए, पत्रकारी लेखन जो होता है, पत्रकारी लेखन में खबरों को प्रकाशित किया जाता है, वहां पर पाठक होते हैं, दर्शक होते हैं, श्रोता होते हैं, तो वहां
उनकी भाषा शैली, उनको क्या समझ में आता है, उनकी रुचि, इसको ध्यान में रख करके तैयार किया जाता है। लेकिन सृजनात्मक लेखन जो होता है वो कहानी है, ये सब कथात्मक शैली में होता है। पहला अंतर क्या है? समाचार जो होता है, पत्रकारी लेखन में समाचार की ही बात की जाती है, तो समाचार उल्टा पिरामिड शैली में होता है, और सृजनात्मक लेखन कथात्मक शैली में होता है। सृजनात्मक लेखन जो है वो साहित्य जगत से संबंध रखता है ना, कहानी होगी, निबंध होगा, कविता होगी। लेकिन जो पत्रकारी लेखन है, इसमें कहानी निबंध होने की बजाय यहाँ पर चीजों को छोटा करके यहाँ पर लेख आते हैं, लेकिन निबंध जैसे लेख नहीं होते हैं। समझ में आया होगा ये? ठीक। कुछ बातें देखिए, पत्रकारी लेखन साहित्यिक या सृजनात्मक लेखन से इस मायने में अलग है कि कविता, कहानी, उपन्यास आदि कल्पना से संबंधित है, और पत्रकारिता का रिश्ता तथ्यों से है। जो भी खबर आएगी, जो भी समाचार आपको मिलेगा, उसमें कल्पना वाली बात नहीं रहेगी, काल्पनिक बातें बिल्कुल नहीं शामिल की जाएंगी। उसमें तथ्यात्मक बातें होनी चाहिए, सत्यता पर आधारित होनी चाहिए, नवीनता के साथ होनी चाहिए। ये हुआ। ठीक। दूसरा क्या है कि इसमें अनिवार्य रूप से तत्कालिकता और अपने पाठकों की रुचियों को ध्यान में रख करके लिखा जाता है, जबकि जो सृजनात्मक लेखन है उसमें लेखक को यह सब पूरी छूट होती है। पत्रकारिता जगत में जो बंधु काम करते हैं उनको पता है कि जो उनके लिए जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, जो पाठक हैं, उनकी रुचि को ध्यान में रख करके ही लिखना है। लेकिन कहानी लिखने वाला, साहित्य लिखने वाला इससे नहीं है। साहित्य लिखने वाला जो साहित्यकार है, साहित्यकार और पत्रकार, पत्रकार के पास बाध्यताएं है कि जो भी श्रोता, दर्शक या फिर पाठक हैं, उनकी रुचि को ध्यान में रख करके ही लिखा जाएगा। काल्पनिक बातें नहीं आएंगी। लेकिन साहित्यिक जगत में ऐसा नहीं है। साहित्यिक जगत में अपनी कल्पना की बातें, पात्रों का चयन, ये सब अपनी मनमर्जी से आप कर सकते हैं। ठीक। ये सब बातें इसमें और भी हैं कि अखबार और पत्रिका के लिए लिखने वाले लेखक और पत्रकार को हमेशा ये सब बातें ध्यान रखनी चाहिए ना। ठीक। क्या क्या बातें हैं वो? कि वह विशाल समुदाय के लिए लिख रहा है, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलपति जैसे विद्वान से लेकर सब लोग आते हैं ना। तो अब देखिए, अखबार और पत्रिका के लिए जो लेख लिखते हैं, उनके लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है? तो वो बातें क्या हैं? जो अखबार पढ़ता है, जो समाचार पढ़ता है, समाचार पत्र, जो न्यूज चैनल सुनता है, और जो टेलीविजन देखता है, इन सब में कम पढ़ा लिखा से लेकर के विद्वान तक के लोग आते हैं। तो जो पत्रकार है उसको ये ध्यान रखना है कि हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जिससे कि यदि वो कोई विश्वविद्यालय में कुलपति है, मतलब बहुत ऊंचे पद का है, बहुत ज्ञानी है, बहुत पढ़ा लिखा है, उसको भी समझ में आए, और जो कम पढ़ा लिखा है उसको भी समझ में आए। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। ठीक। इसके बाद अगला क्या है कि इसमें अलंकारिक और संस्कृत निष्ठ भाषा शैली। अलंकारिक का मतलब ये, यदि हमें कहना है कि उनके जो नयन हैं वो कमल के समान है, तो हम कमल नयन नहीं कहेंगे। हमें साफ साफ कहना होगा कि उसके जो नेत्र हैं वो कमल के समान सुंदर हैं। हम यदि यहाँ कमल नयन कह देंगे तो सबको समझ में नहीं आएगा, उनको ये लगेगा किसी का नाम है ये ना, जो कम पढ़ा लिखा होगा। तो संस्कृत निष्ठ भाषा और अलंकारिक भाषा, सामासिक पद, इन सब का प्रयोग नहीं करना होता है किसी भी समाचार पत्र में लेख लिखने के लिए। ठीक। शब्द सरल और आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए, वाक्य छोटे होने चाहिए, जटिल लंबे वाक्यों से बचना चाहिए। ये सब बातें होती हैं। ठीक। ये आपके सामने उपस्थित यहाँ प्रस्तुत है, इसको आप नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं। ठीक। अगला नंबर जो हमारा आता है वो समाचार का आता है। हमने जो इतनी बातें की वो समाचार के लिए ही है। तो समाचार क्या होता है? किसी भी घटना का ताजा और प्रेरक विवरण होता है ना। हमने कोई घटना देखी, उसको हम तुरंत बताए तो समाचार का कार्य करेगी। ठीक। समाचार के जो प्रमुख तत्व हैं, इसको आपने 11th में पढ़ा था, थोड़ा सा मैंने आपको रिवाइज करने के लिए यहाँ पर लिख दिया है। नवीनता होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए, जो भी खबर हो, जो भी सूचना होगी वो नई होनी चाहिए, तभी खबर बनेगी। पुरानी
जो बातें हैं उसको तो सब जान चुके होते हैं। निकटता होनी चाहिए, जिस क्षेत्र के पाठक के पास समाचार पत्र जा रहा है उसी क्षेत्र के इर्द गिर्द की खबरें होनी चाहिए। हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हम उत्तर प्रदेश में यदि रहते हैं तो हमारे लिए उत्तर प्रदेश की खबरें ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, भारत देश की खबरें महत्वपूर्ण हैं। हम ऑस्ट्रेलिया के किसी जिले की किसी जगह की खबर को जानकर क्या करेंगे, इसका भी ध्यान रखना होता है। ठीक, निकटता है। प्रभाव यह है कि उस घटना को, समाचार को पढ़ करके कितने लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, ये जनरुचि, जनरुचि का मतलब जो भी समाचार पत्र पाठकों के पास जा रहा है तो जो पाठक हैं उसमें रुचि दिखाते हैं कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे विषय शामिल कर दिए जा रहे हैं जो कि पाठकों की रुचि से बाहर का हो, तो फिर वो खबर पढ़ी नहीं जाएगी। टकराव या संघर्ष, जहां आमने सामने की स्थिति बन जाए ना, खबरें भी ऐसे होती हैं, वहां भी रुचि होती है। ठीक, अब आते हैं संवाददाता पर। देखिए, संवाददाता कौन होता है? संवाद का मतलब बातचीत करने से, दाता मतलब देने वाला, तो जो बातचीत को दे वही संवाददाता है। नहीं, थोड़ा सा इसी से मिलता जुलता होगा ना। क्या होगा कि ऐसा पत्रकार, ऐसा व्यक्ति जो किसी समाचार संगठन के विशेष क्षेत्र के खबरों को प्रदान करता है, किसी विशेष क्षेत्र की खबर की जानकारी देता है, वो संवाददाता होता है। पत्रकार संवाददाता हो सकता है, ठीक, लेकिन सॉरी, संवाददाता पत्रकार हो सकता है लेकिन पत्रकार संवाददाता नहीं हो सकता। ध्यान रखेंगे इसका आप, क्योंकि जो संवाददाता है वो पत्रकार कहलाएगा लेकिन सारे पत्रकार संवाददाता कहलाएंगे नहीं। ठीक, क्या है, अखबारों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर कहते हैं। ठीक, समाचार लेखन यही महत्वपूर्ण है। समाचार लेखन कैसे लिखा जाता है? जब भी हम समाचार पढ़ते हैं तो समाचार पढ़ते समय हम देख रहे होते हैं, जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा कि 3 मंजिला इमारत में आग लगने से 6 की मौत, 2 अस्पताल में भर्ती। पता चला आपको ना क्या हुआ है? आग लगी, कुछ लोग मरे और बाकी लोग भर्ती हुए। तुरंत बातें पता चली ना। समाचार लेखन यही होता है। समाचार लेखन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसको सबसे पहले बताया जाता है, फिर उससे जुड़ी हुई जो कम महत्वपूर्ण बात है उसके बाद फिर और कम महत्वपूर्ण, उसके बाद फिर सबसे कम महत्वपूर्ण बात लास्ट में। इसका मतलब जो रिजल्ट है वो पहले बता दिया जाता है कि ये घटना होने के बाद क्या हुआ ना। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 93% छात्रों ने सफलता पाई और बाकी चीजें बाद में जोड़ी जाएंगी, लेकिन सबका ध्यान क्या होता है, पहले खबर पढ़ते वो रिजल्ट ढूंढते हैं ना, कंक्लूजन पर आते हैं, निष्कर्ष पर आते हैं कि क्या घटित हुआ तो उसका परिणाम क्या मिला। समाचार लेखन इसी शैली में लिखा जाता है। समाचार लेखन के लिए उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। उल्टा पिरामिड, पिरामिड आपने देखा है ना, यही होता है, इसी को उलट दीजिए ना। ठीक, लेकिन यहां पर उल्टा पिरामिड शैली का मतलब यह हुआ कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है वो सबसे पहले बताई जाती है, फिर उससे कम महत्वपूर्ण और फिर उससे कम। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लिखा जाता है। समाचार के 6 ककार हैं, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां और कौन। ठीक, ये सब चीज, ये 6 ककार रहेंगे तभी वो समाचार कहलाएगा। इसका ध्यान रखना होता है। हाँ, ध्यान ये और एक बात, इन 6 ककार के होने पर समाचार बनता है, लेकिन कभी कभी कुछ कौन वाले ककार छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है ना, ये आपका इसका ध्यान रखेंगे, कौन और कब को छोड़ा जा सकता है, लेकिन 6 ककार महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक, उल्टा पिरामिड शैली, उल्टा पिरामिड शैली जो है इसमें किसी भी समाचार या घटना का विवरण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य पहले बताया जाता है और उसको फिर बाद में। ठीक, इस शैली के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? इंट्रो या मुखड़ा कहा जाता है। ठीक, इनको 3 भाग में बांटा गया है, इंट्रो या मुखड़ा। और जो इंट्रो और मुखड़ा होता है इनमें से 4, इन्हीं में 4 ककार आ जाते हैं। वे 4 ककार कौन है? क्या, कौन, कब और कहां, ये इंट्रो वाले पार्ट में ही आ जाते हैं। इसका इंट्रो, जिसको आप मुखड़ा कहते हैं, इसका मतलब ये है कि जो शुरुआती भाग होता है ये थोड़ा सा भिन्न होता है। ठीक,
इसकी जो बॉडी होती है, बॉडी का मतलब जो समाचार का मेन पार्ट होता है, ठीक, बीच का पार्ट, वो क्या होता है, इंट्रो के बाद समाचार का विस्तार किया जाता है, ठीक। और इसमें घटना की पृष्ठभूमि और महत्व के घटते क्रम में अन्य विवरण दिए जाते हैं। यहाँ बचे हुए दो ककारों कैसे और क्यों का विस्तार से वर्णन किया जाता है, ठीक। अंत में समापन किया जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में कहानी या निबंध की तरह कोई औपचारिक समापन नहीं होता। कैसे होता है, इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण जानकारियां रखी जाती हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर अखबार या पेज पर जगह की कमी हो तो संपादक नीचे से पैराग्राफ काटकर समाचार को छोटा कर सकता है। इसीलिए समापन ये उल्टा पिरामिड शैली में इसे लिखा ही जाता है, ठीक है ना। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार इसलिए लिखा जाता है जिससे कि जो कम महत्वपूर्ण बातें हैं वो नीचे रहती हैं। तो जो संपादक होता है वो किसी भी समाचार पत्र में समाचार को प्रकाशित करने का काम करता है। प्रकाशन से पहले वो खबरों को जांचता है, उसकी सटीकता को देखता है, शब्द चयन कैसे हैं, ये सब ध्यान रखता है। तो जो कम महत्वपूर्ण बात है उसको हटा दिया जाता है जिससे कि समाचार पत्र में यदि स्थान की कमी हो तब, ठीक। इस शैली की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या है, पाठकों के लिए सुविधा हो और संपादन में आसानी हो, यही इस शैली की जो है मुख्य विशेषता है, ठीक। अब यहां से प्रश्न कैसे बनता है, प्रश्न ये बनेगा कि जो उल्टा समाचार लेखन किस शैली में किया जाता है, उल्टा पिरामिड शैली में। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है ये बताना है आपको, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात सबसे पहले और फिर कम महत्वपूर्ण बात उससे नीचे लिखी जाती है। समाचार लेखन की एक शैली है ये, ठीक। इसके बाद उल्टा पिरामिड शैली अस्तित्व में कैसे आई, उल्टा पिरामिड शैली का विकास कैसे हुआ। उल्टा पिरामिड शैली का विकास तब हुआ जब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहे थे। गृह युद्ध के दौरान वहां पर जो सूचनाएं हैं वो टेलीग्राफ के जरिए भेजनी होती थी। तो टेलीग्राफ से भेजने की वजह से जो नेटवर्क की सुविधा है वो थोड़ा सा असुविधा के चलते नेटवर्क टूट जाता था, जिसकी वजह से जो वहां पर पत्रकार थे, जो संवाददाता थे, जो रिपोर्टर थे, जो काम करने वाले थे, समाचार को इकट्ठा करने वाले थे, सूचना प्रदान करने वाले थे, उनको ये निर्देश दिया गया कि आप अपनी बात को कम से कम शब्दों में बताइए, सबसे महत्वपूर्ण बात सबसे पहले बता दीजिए, जिससे यदि नेटवर्क बीच में टूटता है, यदि सारी बातें ना समझ में आए तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात आप पहले बोल देंगे उससे बातें पकड़ में आ जाएंगी कि क्या घटना हो रही है, क्या घटित होने वाला है, ठीक। यहीं से समाचार लिखने की एक नई प्रक्रिया आई कि सबसे महत्वपूर्ण बात सबसे पहले बता दी जाए कि आग लगी 5 मर गए। मैं बार बार आग लगने की बात बता रहा हूं, बारिश हुई बाढ़ आ गई ना, बाढ़ आने से खतरा मंडरा गया, बाढ़ आई 5 गांव डूब गए ना, ये सब चीजें गोली नहीं सॉरी। तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए इस शैली का विकास हुआ। अच्छा, वहीं से 19वीं शताब्दी से ही फिर क्या हुआ, ये जो उल्टा पिरामिड शैली है अस्तित्व में आई, इसी का प्रचलन हो गया, ये आसान लगने लगी और फिर यहीं से उल्टा पिरामिड शैली का विकास हुआ। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि उल्टा पिरामिड शैली अस्तित्व में कैसे आई, उल्टा पिरामिड शैली का विकास कैसे हुआ, तो आप यही बताएंगे, ठीक। थोड़ा सा स्लाइड को आगे करते हैं, अगले पर चलते हैं, ठीक। देखिए 6 ककारों का प्रयोग, पूरी खबर जो होती है ना भैया, पूरी खबर मुख्य रूप से इन्हीं में लिखी जाती है, ठीक, 6 ककार में। और वे 6 ककार हैं कौन कौन से, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने आपको बताया उल्टा पिरामिड शैली का विकास कैसे हुआ, तो 19वीं सदी के मध्य में अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान हुआ। टेलीग्राफ से खबरें भेजी जाती थी और उसमें अक्सर तकनीकी खराबी के कारण लाइनें कट जाती थी, वही हमने आपको जो बताया। इसीलिए हम आपको शुरुआत में ही बताए कि आप इस पाठ को पढ़ लेंगे, वीडियो भले ही लंबी होगी लेकिन यहीं से सब कुछ आएगा, इससे बाहर का कुछ नहीं आने वाला है, ठीक।
इस चैप्टर का जितना प्रश्न बनेगा ना इसी वीडियो से बनेगा, 100% लिख करके ले लो। समाचार के जो 6 ककार हैं वो क्या है, इसमें घटना क्या है वो बताना है, कौन संबंधित व्यक्ति या संस्था, कब घटना कब हुई, तिथि क्या है उसकी, कहाँ हुई घटना, क्यों हुई और कैसे हुई। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण जो होता है ककार वो यही शुरुआत का 4, क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों और कैसे, ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। ठीक, देखिए जो अभी हमने आपको 6 ककार की बात बताई, कैसे उन 6 ककारों का प्रयोग किया जाएगा किसी समाचार में, उसको हमने एक समाचार का उदाहरण लिया है, फिर उसमें हमने बताया भी है। इसीलिए मैं कह रहा था कि इस स्लाइड से, इस वीडियो से, आज की क्लास से बाहर का कुछ नहीं आएगा। एक एक बातें इसमें मैंने शामिल किया है जो कि आपके परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। एक काल्पनिक समाचार हम लेते हैं। ठीक, समाचार क्या है, सोमवार सुबह दिल्ली के प्रगति मैदान में शिक्षा मंत्री द्वारा राष्ट्रीय पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया। यह मेला युवाओं और छात्रों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। हालांकि उद्घाटन के समय मुख्य द्वार पर भारी भीड़ उमड़ने के कारण थोड़ी अव्यवस्था फैल गई, जिसे पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर तुरंत संभाल लिया। ये एक खबर है और आप देख रहे हैं सरल शब्द हैं जो कि खबर में होनी चाहिए। खबर मतलब समाचार में। उल्टा पिरामिड शैली में कैसे लिखा गया है, क्या है, सोमवार सुबह दिल्ली के प्रगति मैदान में शिक्षा मंत्री द्वारा राष्ट्रीय पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया। मुख्य बात क्या थी, में राष्ट्रीय पुस्तक मेले का उद्घाटन करना, तुरंत बता दिया गया। यही तो समाचार लेखन की विशेषता है कि महत्वपूर्ण बात सबसे पहले बताई जाएगी ना। कैसे, दुर्घटना से, बस और टक्कर की दुर्घटना से 2 की मौत ना, अध्यापक के पढ़ाने से विद्यार्थी हुआ बेहोश ना, क्योंकि पाठ्यक्रम का जो उसके पास डिप्रेशन आ गया ना। अब देखिए इसको उन 6 ककारों में बांटा गया। कैसे, देखिए क्या क्या मतलब घटना क्या हुई, घटना क्या है, राष्ट्रीय पुस्तक मेले का उद्घाटन हुआ। कौन सवाल जब करेंगे तो कौन कौन किया, शिक्षा मंत्री ने किया। कब हुआ, सोमवार सुबह। कहां हुआ, दिल्ली के प्रगति मैदान में। क्यों किया गया आयोजन ये, क्योंकि युवाओं को पढ़ने की आदत लगे। कैसे हुआ, वहां क्या और कैसे हुआ, मतलब भारी भीड़ उमड़ने के कारण गेट पर अव्यवस्था फैल गई, जिसे पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर संभाला। ठीक, समझ में आया। ये एक उदाहरण के माध्यम से आपको, मुझे लगता है कि मैंने जो समझाया समझ में आ गया होगा। ठीक, यही ऐसे ही प्रश्न यहाँ कैसे बनेगा आपको मैं बता दे रहा हूं। आपके सामने उदाहरण दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इनमें से ककारों को ढूंढ करके लिखिए। ऐसे लिखेंगे आप। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा, दूसरा प्रश्न मतलब दूसरे तरीके का प्रश्न जो आपके परीक्षा में आ सकता है, वो क्या है, वो ये कि आपको कोई एक समाचार दे दिया जाएगा और कहा जाएगा बांट करके लिखिए, अभी मैंने बताया ही। फिर क्या कहा जाएगा, एक काल्पनिक समाचार लिखिए और उसमें 6 ककारों को बताइए, जो कि यहां हुआ ही है। सब आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ठीक, समझ में आया होगा। आगे बढ़ें, चलिए अगले पर चलते हैं। समाचार लेखन, कैसे हम समाचार लिखते हैं उल्टा पिरामिड शैली में, और उनका जो 6 ककारों का विभाजन है वो समाचार लिखते समय 2 मुख्य हिस्सों में बांट दिया जाता है। उन 6 ककारों को 2 मुख्य हिस्सों में बांटा जाएगा। कैसे, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या, कब, कौन, ठीक, कहां, ये 4 पहले आ जाते हैं, क्यों और कैसे आप बाद में बताते हैं। ठीक, सूचनात्मक और तथ्यात्मक, शुरुआत में तथ्यात्मक बातें आती हैं, उसमें क्या, कौन, कब और कहां आ जाता है। ठीक, फैक्ट्स की बातें की जाती हैं, तथ्य का मतलब फैक्ट। ठीक, विवरणात्मक और व्याख्यात्मक, ये बाद में लिखा जाता है, जिसमें कौन और कैसे और क्यों वाली बातें आती हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगला हमारा है फीचर लेखन। फीचर लेखन समाचार के बाद आता है।
समाचार आपने पढ़ा, ये भी पत्रकारी लेखन नहीं है, किसी भी समाचार पत्र में ही फीचर लेखन लिखा जाता है। ये किसी भी विषय पर व्यवस्थित तरीके से तथ्यात्मक बातों को शामिल करते हुए मनोरंजन कराने के उद्देश्य से भी फीचर लिखा जाता है। ठीक, परिभाषा क्या होगी कि एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। इसका मुख्य उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना होता है। फीचर लेखन की जो विशेषता है, फीचर लेखन की जो बात है वो यही है। ठीक, समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं, इसकी जो विशेषता है वो विशेषता क्या होती है। ठीक, आपसे पूछा जाएगा फीचर किस शैली में लिखा जाता है, फीचर की विशेषताओं में क्या बातें शामिल की गई हैं, तो आप यहां से बताएंगे। इसकी शैली क्या होगी? फीचर की जो शैली होती है वो उल्टा पिरामिड शैली में बिल्कुल नहीं होती है। भले ही समाचार पत्र का हिस्सा होता है, पत्रकारी लेखन के अंतर्गत आता है, लेकिन यह उल्टा पिरामिड शैली में नहीं बल्कि ये कथात्मक शैली में लिखा जाता है, जिसको आप कह सकते हैं सीधा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। ठीक, कथात्मक शैली का मतलब ये हुआ कि जैसे आप साहित्य लिखते हैं, जैसे आप शुरुआत में पहले उसकी प्रस्तावना, भूमिका, परिचय, इसके बाद फिर उससे महत्वपूर्ण बातें और फिर निष्कर्ष, ठीक वैसे ही इसको लिखा जाता है। ठीक है, इनका मनोरंजन कराना, ठीक, लेखक की राय, समाचार में लेखक अपनी राय भी देता है, वो समाचार में पत्रकार अपनी राय नहीं दे सकता, लेकिन फीचर में लेखक अपने विचार और भावनाएं, दृष्टिकोण शामिल कर सकता है। ठीक, तस्वीरें, एक अच्छे फीचर में ग्राफिक्स और तस्वीरों का होना भी बहुत जरूरी माना जाता है। भाषा, जो फीचर की भाषा है वह सरल और आकर्षक होनी चाहिए, साहित्यिक होनी चाहिए। ठीक, समझ में आया आपको? मुझे लगता है कि अभी तक की जो बातें हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं फीचर के जो प्रमुख प्रकार हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक, फीचर के प्रमुख प्रकार, समाचार बैकग्राउंडर, खोज परक फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्ति चित्र फीचर, यात्रा फीचर और विशेष रुचि के फीचर। ये जो समाचार फीचर ये जो फीचर के प्रकार हैं, नाम से भी पता चल रहा है। देखो भाई, फीचर में हम कथात्मक शैली में फीचर लिखते हैं, तो जब कथात्मक शैली है तो मतलब ये कि व्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है। व्यवस्थित क्रम में लिखने के साथ साथ सूचना देना तो उद्देश्य होता ही है, शिक्षित करना भी होता है। जो भी उसको पढ़े तो उससे कुछ ग्रहण करे, समझ रहे हैं ना? जब ग्रहण करने की बात आएगी तो वहां पर कई प्रकार के जो फीचर हैं वो लिखे जाते हैं। ठीक, एक एक करके हम सबको समझते हैं। सबसे पहला जो नंबर है, सबसे पहले नंबर पर आता है समाचार बैकग्राउंडर। ये समाचार बैकग्राउंडर का मतलब ये हुआ कि यहां पर बातें समाचार की ही रहेंगी। ठीक, बैकग्राउंडर जो पीछे के दृश्य हैं ना, उससे जुड़ा हुआ होता है। ठीक, यहां पर सभी चीजें आपके लिए ठीक लिखी गई। ठीक, तो जो ये समाचार बैकग्राउंडर होगा, किसी पृष्ठभूमि या समाचार पर आधारित होता है। ठीक, यह फीचर किसी हालिया समाचार या चर्चित घटना की पृष्ठभूमि पर आधारित होता है। ठीक, इसमें केवल ताजा खबर ही नहीं दी जाती है बल्कि उस घटना के पीछे के कारणों और उसके इतिहास, उससे जुड़े पुराने संदर्भों का विश्लेषण भी किया जाता है। इससे पाठक किसी भी समाचार को गहराई से समझ पाते हैं। समाचार बैकग्राउंडर जो है वो यही होता है। ठीक, यहीं से हम सबको बता देते हैं ना। वहां से खोज परख, देखिए नाम से ही पता चल रहा है खोज परख। खोज परख का मतलब होता है जहां पर खोज की जाए ना। अब खोज करने से यह है कि कोई ऐसी बात होगी जिसकी गहरी छानबीन की जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी और फिर उसको समाज के जो समस्या है उसको लोगों के सामने लाया जाएगा। इससे लिखने के लिए पत्रकार को बहुत शोध और सबूत जुटाने पड़ते हैं खोज परख में, क्योंकि बिना सबूत के, बिना सही जानकारी के ऐसी चीजें शामिल नहीं लाई जाती हैं जो कि कहीं पर समस्या बन रही हो या कहीं पर कुछ भ्रष्टाचार हुआ हो। ठीक, सही चल रहा है भाई। अचानक से मुझे गर्मी लगने लगी ना,
तो मैंने सोचा कि भाई ये गर्मी इतनी क्यों लग रही है ना, बस वही पता करने के लिए थोड़ा सा मैं उधर घूम कर गया था। आगे बढ़ते हैं खोज परख फीचर पर। ठीक, देखिए यहाँ तक तो बात हो गई थी ना, क्योंकि हम यही तो बताते हुए उधर गए ही थे कि जब हम किसी भ्रष्टाचार को सामने लाना चाहें, किसी के रहस्य को बताना चाहें, उस पर जब हम फीचर लिखेंगे तो हमारे पास तथ्यात्मक बातें होनी चाहिए, गहन छानबीन करना जरूरी होता है, बहुत डीप में जाना होता है। गहन का मतलब बहुत डीप में ना, इन डेप्थ रिपोर्ट अभी आप पढ़ेंगे वहां भी ये बातें आएंगी। ठीक, अब आते हैं साक्षात्कार फीचर में। देखिए नाम से पता चल रहा है ना, साक्षात्कार। देखिए साक्षात्कार लिखा है, उसके आगे फीचर जुड़ा है। फीचर होता क्या है? फीचर ये हो जिसमें हम अपनी बातों को विस्तृत तरीके से शिक्षित करने के उद्देश्य से या मनोरंजन कराने के उद्देश्य से लिखते हैं। कथात्मक शैली में लिखा जाता है, मतलब कहानी की तरह होता है। ठीक, तो यहाँ पर साक्षात्कार जुड़ गया है। साक्षात्कार होता क्या है? हम किसी से कुछ उसकी व्यक्तिगत बातें जानते हैं, जिसको आप इंटरव्यू कहते हैं। उसकी बातें जानने के बाद उससे जुड़ी हुई बातें जो हैं उसको जब हम फीचर के रूप में लिखते हैं तो वही साक्षात्कार फीचर होगा। इसमें होता क्या है कि किसी भी महत्वपूर्ण, प्रसिद्ध या चर्चित व्यक्ति के साक्षात्कार को क्या है, अपने, ध्यान दीजिएगा, ये इस पर तो आधारित होता ही है। इसमें केवल नीरस सवाल जवाब नहीं छापे जाते, बल्कि बातचीत के दौरान व्यक्ति के हाव भाव, उसकी प्रतिक्रिया, ये सब ना, ये ठीक वैसे ही जैसे आप अपने किसी अध्यापक से कुछ बातें करिए और उन अध्यापक से बात करते हुए बीच में मुस्कुराए या कुछ हंसी हुई ना, और कुछ उदाहरण दिए गए, वो सब चीजें आप लिखिए तो आपका क्या होगा, ये साक्षात्कार फीचर में आएगा। समझ में आया? जीवन शैली फीचर। ये जीवन शैली फीचर जो है आप देखिए, इस पे हमारे जीवन में जो कुछ बदलाव हो रहा है, लोगों का खान पान बदल रहा है, लोगों के कार्य करने के तरीके बदल रहे हैं, बोलचाल की भाषा बदल रही है। आजकल के समय में लोग अपने खाने के लिए इतना ज़्यादा बाहर के भोजन पर निर्भर होते जा रहे हैं, जिससे वो बीमार पड़ रहे हैं। ये सब चीज़ें, स्वास्थ्य से संबंधित बातें, ये सब बताई जाती हैं इसमें। ठीक, एक प्रकार से आप फीचर लिख रहे हैं जीवन शैली पर तो ये भी लिख सकते हैं। स्वास्थ्य पर बातें कर रहे हो तो लिख दीजिए, एक समय था जब लोग खाने के लिए मर जाते थे, एक समय अब है कि खा खा के मर जा रहे हैं ना। ठीक, अगले पर चलते हैं। रूपात्मक फीचर। देखिए रूपात्मक फीचर का मतलब यह है कि ऐसा फीचर आप लिखिए, ऐसी कहानी लिखिए, ऐसी बातें लिखिए जिसको पढ़ने के बाद जो पाठक है उसके दिमाग में एक चित्र बने। यात्रा की बात आप लिख रहे हैं, वैसे वो यात्रात्मक फीचर में आएगा, लेकिन रूपात्मक फीचर में मैं एक कहूंगा उसका उदाहरण देते हुए कि आप जिस घटना के स्वयं प्रमाण हो उस घटना को आप वैसे ही बताएंगे, जब वो रूपात्मक फीचर में आएगा। ठीक, चित्रात्मक होती है, इसके पढ़ते समय पाठक के मन में उस विषय का स्पष्ट रूप या चित्र उभर कर आता है। ठीक, व्यक्ति चित्र फीचर, ये साक्षात्कार से संबंधित हो, से थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन ये किसी व्यक्ति के ऊपर लिखा जाता है। किसी, देखिए साक्षात्कार में होता क्या है कि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को आप बुलाते हैं, उससे बातें करते हैं, फिर उसको आप छापते हैं, लिखते हैं। लेकिन व्यक्ति चित्र में क्या होगा, किसी व्यक्ति के ऊपर आप जब फीचर लिखेंगे उसकी जो उससे जुड़ी हुई बातें हैं, उसकी कहानी, उसके संघर्ष की कहानी है, सफलता की कहानी है, वो सब आ जाता है। ठीक है ना? इसके बाद यात्रा फीचर, आप किसी यात्रा पर गए और आपने उसको इसमें लिखा, वो यात्रा फीचर में आएगा। विशेष रुचि के फीचर, ये जो विशेष रुचि के फीचर ये हैं, आपकी हॉबी क्या है, किसी और की हॉबी क्या हो सकती है, लोग क्यों आज क्रिकेट ही पसंद कर रहे हैं ना, इस पर जब क्रिकेट के ऊपर लिखा जाएगा तो क्या होगा, विशेष रुचि फीचर। आज के समय में लोग मूवी देखने की बजाय वेब सीरीज बहुत ज्यादा देख रहे हैं ना, तो वो विशेष रुचि का फीचर होगा। ठीक, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अगला है फीचर लेखन, कैसे लिखेंगे हम, फीचर लिखा कैसे जाता है ना, फीचर लिखा कैसे जाता है, उसके लिए कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं होता है उसमें। देखिए इतनी देर से फीचर की बात हो रही है, फीचर फीचर फीचर, तो फीचर आखिर लिखा कैसे जाएगा ना। फीचर लिखने के लिए तो हमने आपसे बताया कथात्मक शैली में लिखा जाता है, लेकिन उसके लिए यदि आपसे पूछ लिया जाए कि फीचर लेखन के लिए कोई नियम है,
और हमने आपसे वादा किया है ना कि इस क्लास से बाहर से कुछ नहीं आना है। तो फीचर लेखन कैसे होगा? तो जो फीचर लेखन होता है उसके लिए कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं बना है। जैसे उल्टा पिरामिड शैली में ककार है, समाचार में 6 ककार है ना, वैसा कुछ यहाँ नहीं है। यहाँ क्या है, यहाँ पर केवल जो बातें लिखनी है उनको व्यवस्थित क्रम में लिखना होता है। परिचय देंगे, परिचय देने के बाद उससे जुड़ी हुई जो गहन बातें हैं उनको हम लिखेंगे तथ्यात्मक तरीके से, फिर हम निष्कर्ष पर आएंगे। देखिए, इनके 3 प्रमुख हिस्से जरूर हैं। वो हिस्से कौन कौन से हैं? पहले वे हिस्से प्रारंभ होगा, प्रारंभ किया जाएगा, फिर उसका मध्य होगा, फिर उसका अंत किया जाएगा, बस यही। और जो प्रारंभ होगा, प्रारंभ मतलब उसकी जो शुरुआत होगी वो आकर्षक तरीके से होनी चाहिए। मतलब आप ऐसे कुछ रोचक बातें बताइए। महेंद्र सिंह धोनी जी के ऊपर आप फीचर लिख रहे हो तो आप महेंद्र सिंह धोनी जी की कुछ ऐसी बातें बता करके शुरू करिए कि उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है सबसे अधिक रन बनाने का और सबसे अधिक छक्के लगाने का। ऐसा कुछ आप बताएंगे ना रोचक तरीके से, तभी तो वो जो फीचर है उसको पाठक अंत तक पढ़ने के लिए उत्सुक होगा। ठीक, बस यही आकर्षक शुरुआत होनी चाहिए और रोचक और प्रभावी तरीके से उसकी शुरुआत हो, जिसके साथ साथ बाकी पूरा फीचर अपने आप पठनीय बन जाता है। समझ में आया? ठीक, आगे चलें, अगले पर चलते हैं। अब देखिए, समाचार और जो फीचर के बीच की बातें हैं उनमें अंतर क्या क्या है, यही आपसे पूछा जाएगा कि जो समाचार होता है और जो फीचर होता है उसमें क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर, समाचार की लेखन शैली उल्टा पिरामिड शैली, फीचर लेखन की जो लेखन शैली है, जो फीचर की लेखन शैली है वो कथात्मक शैली। समाचार में महत्वपूर्ण बातें सबसे पहले बताई जाती हैं, फीचर में रोचक तरीके से आकर्षक शुरुआत करते हुए फीचर लिखा जाता है। समाचार में भाषा सरल होनी चाहिए, फीचर लिखते समय भाषा सरल हो या आप विद्वान की तरह भी लिख सकते हैं। ठीक, और क्या, समाचार लिखते समय कम से कम शब्दों में बातों को लिखना होता है, फीचर में ऐसा नहीं होता है। फीचर जो है लिखते समय जो लेखक है उसके पास पूरी आजादी होती है, स्वतंत्रता होती है, काल्पनिक बातें लिखे, महत्वपूर्ण बातें शामिल करे। समाचार में ऐसा बिल्कुल नहीं है, समाचार में कल्पना नहीं लिखी जा सकती। ठीक, ये सब बातें। ठीक, फीचर लेखन की भाषा समाचारों के विपरीत सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली होती है। ठीक, फीचर में समाचारों की तरह शब्दों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है। समाचार को बताना होगा भाई, किसी समाचार को आप 50 शब्द से अधिक नहीं बता सकते, 50 शब्द में ही लिखिए, सबकी अपनी एक रूपरेखा होती है। ठीक, एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ साथ फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स आदि का होना जरूरी है। और कुछ समाचारों को फीचर शैली में भी लिखा जाता है, लेकिन हर समाचार को फीचर शैली में नहीं लिखा जा सकता है। यही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा क्या कि क्या समाचार को फीचर शैली में लिखा जा सकता है, तो आप कहेंगे हाँ। ठीक, लेकिन फीचर को समाचार शैली में नहीं लिखा जा सकता। समझ में आया ना? इसीलिए कह रहा हूं, बार बार दोहरा रहा हूं कि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ये सारे पॉइंट्स जितने अंतर है आप इनको पढ़ लेंगे, इनको आप देखेंगे तो इसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा। ठीक, अब आते हैं विशेष रिपोर्ट पर। विशेष रिपोर्ट, क्योंकि पत्रकारी लेखन पाठ का नाम ही है, तो जब पत्रकारी लेखन है तो इसमें कुछ स्टिंग ऑपरेशन किए जाएंगे ना। स्टिंग ऑपरेशन, किसी ऐसी खबर को प्रकाशित किया जाएगा जिसकी जानकारी किसी को नहीं होती है, उस खबर से जुड़ी हुई उसके तह में जा करके उसकी एक एक परत दर परत बातें सामने लाई जाएंगी। ये सब विशेष रिपोर्ट का हिस्सा होते हैं। समझ में आया? इसका मतलब किसी भी समाचार में भी समाचार से जुड़ी हुई बातों को गहनता से अध्ययन करके उसकी गहराई में जा करके उससे जुड़ी हुई नई बातों को सामने ला करके प्रकाशित करना विशेष रिपोर्ट में आएगा। ठीक, क्या है, जब किसी घटना, समस्या या मुद्दे की बहुत गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या करके उसे विस्तार से पाठकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो उसे विशेष रिपोर्ट कहते हैं।
समझ में आया ये? अब देखिए विशेष रिपोर्ट के प्रकार कितने हैं। खोजी रिपोर्ट, खोजी रिपोर्ट ऐसी घटना या समाचार जिसको खोजा जाए, खोजा तो सब जाता है लेकिन उससे जुड़ी हुई बातें और भी जो जुड़ी हुई बातें हैं जो सामने नहीं आई हैं उनको खोज करके बाहर लाया जाएगा। ठीक, क्या इसमें रिपोर्टर उन तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों को खोजकर जनता के सामने लाता है जिन्हें जानबूझकर छिपाने या दबाने की कोशिश की जा रही हो। आपके पड़ोस में किसी की मृत्यु हुई हो, बताया जा रहा हो कि भैया को हार्ट अटैक आया है, लेकिन भैया तो किसी तनाव के चलते खुदकुशी किए हैं ना, ये सब खोजी रिपोर्ट में आएगा। ठीक, लेकिन अब देखिए यहीं से मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद इन डेप्थ रिपोर्ट यहीं से बता दे रहा हूं। ठीक, भैया की जो मृत्यु हुई है पड़ोस वाले, उन भैया की मृत्यु के पीछे का राज क्या है? घर वालों ने बताया हार्ट अटैक आया हृदय गति रुकने से, लेकिन जब उसके पीछे जानकारी इकट्ठा की गई, खोजी रिपोर्ट में जब बात आई तो वहां तो निकल करके आया भैया खुदकुशी किए हैं, लेकिन जब और डीप में जाया गया तो वहां पता चला कि भैया खुदकुशी जो किए हैं वो घरेलू तनाव की वजह से किए हैं। ये इन डेप्थ में आएगा क्योंकि आपने भैया की मृत्यु का कारण का पता लगाया और वो तनाव क्या था, उस तनाव के पीछे की सब बातों को ले आकर के शामिल करना, ये सब इन डेप्थ रिपोर्ट में आएगा। ठीक, अब इसके बाद विश्लेषणात्मक रिपोर्ट को भी ला लेते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब भैया की जो मृत्यु हुई है, भैया की मृत्यु डिप्रेशन से हुई, तनाव से हुई, स्ट्रेस से हुई, घरेलू हिंसा का जो तनाव था उससे हुई, भैया ने खुदकुशी की, तो भैया की खुदकुशी करने के पीछे के सबसे पीछे वाला कौन है, उस पर विश्लेषण करना, उस पर जानकारी इकट्ठा करना, उसको फिर लोगों को बताना कि ऐसा ऐसा हुआ है, आगे आने वाले समय में ऐसा ना हो इसका ध्यान रखिए, इस पर विश्लेषण करना ही तो विश्लेषणात्मक रिपोर्ट है। समझ में आया? ये तीनों बातें समझ में आ गई होंगी। इन डेप्थ रिपोर्ट क्या हुई, इस रिपोर्ट में कोई नई या छिपी हुई बात नहीं खोजी जाती, बल्कि जो जानकारी, तथ्य और आंकड़े पहले से ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं उनकी बहुत गहरी से छानबीन की जाती है। आपके ग्राम समाज में एक सड़क बनाई गई, पता चला कि जो सड़क बनाई गई है वो मानकों के अनुरूप नहीं बनाई गई है। मानकों के अनुरूप नहीं बनाई गई, खोजी रिपोर्ट। अनुरूप क्यों नहीं बनाई गई, जैसे खोजी रिपोर्ट आ गई सामने और फिर जो खोजी रिपोर्ट सामने आई उसके डेप्थ में जाकर के, डीप में जाकर के जानकारी इकट्ठा की गई, किन किन पैरामीटरों का नुकसान पालन नहीं किया गया है, वो इन डेप्थ में आएगा। ठीक, अब इसी पर जब विश्लेषण किया जाएगा कितने लोग इसमें शामिल हैं, कहां तक इसका तार बिछा हुआ, यह सब कहां आएगा, विश्लेषणात्मक में आएगा। समझ में आया? अगले पर चलते हैं। ठीक, अब अगला क्या है, विवरणात्मक रिपोर्ट। ठीक, विवरण देना ही विवरणात्मक रिपोर्ट में आएगा। इसमें किसी भी घटना, समस्या, मुद्दे का बहुत बारीकी से और विस्तृत विवरण पेश किया जाता है। कैसे? इसका उद्देश्य पाठकों को उस घटना के हर छोटे बड़े पहलू को बताना, उससे जुड़ी हुई जितनी बातें हैं सब सामने आ जाएं, वे सब पूरी स्थिति स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। ठीक, मुझे लगता है यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी ना। कुछ ना समझ में आया हो तो आप बताइएगा। ठीक, अब आते हैं विचार परक लेखन में। देखिए नाम से ही पता चल रहा है ना, विचार परक लेखन, जिसमें अपने विचार प्रस्तुत किए जाएं, किसी के विचार लिए जाएं ना, किसी मुद्दे पर विचार किया जाए ना, उस पर विचार करने के बाद जब वो लेख लिखा जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा विचार परक लेखन कहलाएगा। ठीक, समझ में आया? देखिए पत्रकारिता और साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली रूप है क्या, विचार परक लेखन। इसमें हम अपनी राय देते हैं, दूसरे की राय भी जानते हैं। जब लेखक किसी समसामयिक, समसामयिक का क्या मतलब हुआ, देखिए सम का मतलब समान से है, ठीक, सामयिक का मतलब जो समय के समान हो। ठीक, इसका मतलब जो करंट से रिलेटेड बातें होती हैं वो समसामयिक होंगे। इसके बाद उस समस्या या मुद्दे पर केवल तथ्यों और सूचनाओं को ज्यों का त्यों पेश करने के बजाय अपने विचार देना, अपनी राय देना और फिर उनका विश्लेषण
और दृष्टिकोण सब सामने लाना, ये विचार परक लेखन में आएगा। ठीक, तो जो विचार परक लेखन के प्रकार हैं, जो उनके प्रमुख रूप हैं, वे कौन कौन से हैं? संपादकीय, स्तंभ लेखन, लेख, टिप्पणी और संपादक के नाम पत्र। ठीक, ये हुए। अब देखिए इसमें एक एक करके हम जब सबको जानेंगे, सबसे पहले हम संपादकीय को जान लेते हैं, जिसको आप देखिए एडिटोरियल। अभी तक हमने आपको जितना पढ़ाया उसमें आपने अंग्रेजी को कहीं नहीं देखा होगा। अब यहाँ पर मैंने अंग्रेजी के शब्दों को भी शामिल किया है, इसलिए शामिल किया है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुत आपको नए लग रहे होंगे, जिनकी इंग्लिश से आप परिचित होंगे ना। तो यहाँ पर देखिए एडिटोरियल, एडिटोरियल से मुझे लगता है आप परिचित होंगे। संपादकीय कहा जाएगा तो आप थोड़ा परेशान होंगे, दुविधा आएगी आपको। तो क्या है, किसी भी समाचार पत्र में आप देखेंगे तो वहां पर किसी समाज के मुद्दे को लेकर, समाज में जो घटनाएं घट रही हैं उनके ऊपर समाचार पत्र जो है अपना विचार रखता है। वहां पर यही संपादकीय में आएगा। क्या, किसी समाचार पत्र की अपनी वैचारिक राय होती है। इसे किसी एक व्यक्ति का लेख ना मानकर उस संस्थान का दृष्टिकोण माना जाता है। मतलब उस पूरे समाचार संगठन की क्या राय है किसी मुद्दे पर, इसकी बात की जाती है। ठीक, स्तंभ लेखन, देखिए स्तंभ लेखन जो होता है यह भी संपादकीय की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति विशेष होता है। ठीक, क्या, यह किसी अखबार या पत्रिका में नियमित रूप से छपने वाला ऐसा लेख होता है जिसे कोई प्रतिष्ठित या विशेषज्ञ लिखता है। किसी भी विषय का जानकार, किसी भी विषय क्षेत्र से संबंध रखने वाला विशेषज्ञ जो होगा वही इस पर अपनी राय रखता है। और इसके एक फायदा और है कि जो स्तंभ लेखन होता है, इसको लिखते समय यदि कोई नया है और लेखन करना चाहता है, नया नया है और वो अपनी लेखनी को सुधारना चाहता है, अपनी लेखन कौशल को ठीक करना चाहता है, अपने लेखन कौशल को, वह भी स्तंभ लेखन लिख सकता है, क्योंकि उसे क्रमशः स्तंभ लेखन लिखने का अवसर दिया जाता है। हर मुद्दे पर अपना विचार वो रख सकता है, अपनी राय रख सकता है। ठीक, अब देखिए लेख आर्टिकल के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है ना। यह संपादकीय स्तंभ की तुलना में थोड़ा लंबा और विस्तृत होता है। इसमें किसी गंभीर विषय, सामाजिक समस्या या ऐतिहासिक प्रसंग पर बहुत गहराई से विचार और विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, इसकी टिप्पणी देखिए। अब टिप्पणी क्या होती है, आपने 11th में टिप्पण और टिप्पणी पढ़ा था, वही यहां भी है। ठीक, टिप्पणी में हम किसी भी मुद्दे पर, किसी भी समस्या पर जो अपनी राय देते हैं वो टिप्पणी में होगा। ध्यान ये रखेंगे वो व्यक्तिगत राय होती है। यह किसी खास घटना या बयान पर संक्षिप्त लेकिन तीखा और वैचारिक दृष्टिकोण होता है जो टिप्पणी होती है। ठीक, जिसको आप कमेंट कहते हैं। कमेंट करना तो आप जानते ही है ना। संपादक के नाम पत्र, ये समाचार पत्र के द्वारा अपने पाठकों को एक सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, विशेष सुविधा होती है। यदि समाचार पत्र समाचार को छापने की बजाय बहुत ज्यादा विज्ञापन छाप रहा है, यदि समाचार पत्र किसी सामाजिक मुद्दे पर अपनी राय गलत तरीके से व्यक्त कर दिया है, यदि समाचार पत्र ने किसी समस्या पर गलत तरीके से रिपोर्टिंग कर दी है, इन सब के लिए जो समाचार संगठन होता है, जो समाचार पत्र होता है, वो पाठकों को एक सुविधा मुहैया कराता है, जिसमें वो बताता है कि आप अपनी राय दीजिए कि कहाँ गलती हुई है। ठीक, उसी गलती को सुधारने का ये मौका होता है संपादक के नाम पत्र। इसके साथ यदि आप चाहते हैं कि हम बिना गलती के, जरूरी नहीं कि आप किसी को गलती की बातें ही बताइए, सुझाव दीजिए, आप अपनी व्यक्तिगत राय, आप चाहते हैं कि आपकी बात भी समाचार पत्र में प्रकाशित हो, आप कोई लेखक नहीं, कोई विषय विशेषज्ञ नहीं है, तो आप संपादक के नाम अपना पत्र लिख सकते हैं। आप कहना चाहते हैं कि समाचार पत्र जो आपका है इसमें कुछ ऐसी चीज आए जो कि विद्यार्थियों के लिए भी जो है फायदेमंद हो, तो उसके लिए आप संपादक के नाम पत्र लिख सकते हैं। संपादक ही मुख्य होता है किसी भी समाचार पत्र को छापने के लिए। किसी समाचार पत्र में क्या छपेगा, कितना छपेगा, कैसे छपेगा, ये सब संपादक ही करता है। ठीक, इसके माध्यम से आम पाठक किसी मुद्दे पर अपने विचार या अखबार की किसी खबर पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। ठीक है,
बहुत शॉर्ट में बताया इसको मैंने, ठीक, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक, इतना समझ में आया? अगले पर चलते हैं। देखिए, विचार परक लेखन जो आपने पढ़ा, ये विचार परक लेखन ही था। अब इनकी जो विशेषताएं हैं, मतलब इनके फायदे क्या हैं, तो क्या है, तर्क और विश्लेषण। जब भी विचार परक लेखन आपको मिलेगा तो उसमें बिना तथ्य वाली बातें नहीं रहेंगी, हवाई बातें नहीं रहती हैं। उसमें बातें तथ्यात्मक होती हैं, सबूत के साथ होती हैं, कोई विशेषज्ञ लिखता है और इसके साथ साथ उसकी गारंटी भी होती है कि जो बातें छापी गई हैं, जो भी बातें प्रकाशित हुई हैं, उसका जिम्मेदार है कोई। ठीक, देखिए, इसमें कोरी कल्पना या कोरे दावे नहीं, बल्कि हर बात के पीछे ठोस तर्क, लॉजिक दी जाती है, व्यक्तिगत दृष्टिकोण होता है। इसमें लेखक की अपनी सोच, अनुभव और वैचारिक घटना होती है। आपसे देखिए, प्रश्न कहां बनेगा, आपसे पूछा क्या जाएगा, विचार परक लेखन के किस रूप में लेखक अपनी व्यक्तिगत राय देता है? क्या बताएंगे आप? संपादकीय नहीं, संपादकीय तो समाचार अपना जो है रुख बताता है। फीचर लेखन में आएगा, लेख में आएगा। ठीक, समझ में आया? भाषा शैली गंभीर, परिपक्व और वैचारिक होती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? ये पाठकों की सोच को प्रभावित करना, मुद्दे के प्रति उन्हें जागरूक करना। ठीक, मुझे लगता है इतना आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है ना? और जो मैं आपको बोल करके पढ़ा रहा हूं उसको मैंने लिखा भी है, इसीलिए जिससे कि आपको समझ में आए, नोट्स भी आप बना सकें, क्योंकि क्लास में आपसे नोट्स ही तो मांगी जाएगी ना। अब आते हैं साक्षात्कार पर। मैं भी तो क्लास में नोट्स ही मांगता हूं ना, चेक करने के लिए। और अब देखिए, साक्षात्कार को मैंने यहाँ लिख भी दिया है इंटरव्यू, जिससे कि आपको समस्या ना हो। क्योंकि यदि हमें कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं जिनको हम अंग्रेजी से अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो हमें इसमें बुराई क्या है ना। क्योंकि भाषा सीखने के लिए जो भी माध्यम बने, हमें भाषा सीखने से मतलब है ना। भाई, कान इधर से पकड़े, इधर से पकड़े, पकड़ना कान ही है ना। थोड़ी सी दूरी का फर्क आता है, लेकिन हमें जो हमारा उद्देश्य है वो तो पूरा हो रहा है ना, और पहुंचना हमें अपने टारगेट पर ही है। जब कोई पत्रकार या साक्षात्कारकर्ता किसी विशिष्ट व्यक्ति, विशेषज्ञ या सेलिब्रिटी, देखिए सेलिब्रिटी हमने यहाँ इसलिए लिख दिया क्योंकि आप सेलिब्रिटी से ज्यादा परिचित हैं। अभी मैं कहूंगा प्रतिष्ठित व्यक्ति, तो आप सोचेंगे प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन होता है, क्या होता है ये ना। मैंने सेलिब्रिटी इसलिए लिख दिया, जैसे मैं सेलिब्रिटी कहूंगा आप करीना कपूर, कटरीना कैफ, सलमान खान को जान जाएंगे, नरेंद्र मोदी को, राहुल गांधी को ना। समझ में आया? और अभी मैं प्रतिष्ठित व्यक्ति कहता रहूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे, प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन है, हमारे गांव के ग्राम प्रधान हैं, या फिर हमारे विधायक जी हैं, कि सूबे के मुखिया हैं, कि डीएम साहब हैं, किसको मैं कहूं। लेकिन जैसे मैं सेलिब्रिटी कहूंगा, तुरंत आप दिमाग लगाएंगे, पहला दिमाग आपका कटरीना कैफ या सलमान खान के पास पहुंचेगा ना। तो देखिए, के सामने बैठकर सवाल जवाब करता है। आज का जो साक्षात्कार है ना, सॉरी, पहले का जो साक्षात्कार है उसका स्थान आज का पॉडकास्ट ले चुका है। अब साक्षात्कार नहीं होते हैं, अब पॉडकास्ट होते हैं ना। और जो पॉडकास्ट है वही इंटरव्यू है। ठीक, देखिए, इसमें उसके आधार पर एक रिपोर्ट या लेख तैयार करता है। ध्यान ये रखना होता है, साक्षात्कार में जो बातें होती हैं वो पहले से ही निर्धारित की जाती हैं, प्री डिसाइडेड होता है, स्क्रिप्टेड होता है। ठीक है ना? पत्रकारिता में साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति के जीवन, उसके विचारों, उपलब्धियों, किसी खास मुद्दे पर उसकी स्पष्ट राय को जनता के सामने लाना होता है, कि उन्होंने क्या कार्य किया जो वहां से यहाँ पहुंच गए, उन्होंने शुरुआत कैसे की थी ना। तो ये सब बातें आती हैं। अब देखिए, साक्षात्कार के भी कई प्रकार होते हैं। वो प्रकार कौन कौन से हैं उनको भी हम जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी साक्षात्कार आप किसी अभिनेता से लेते हैं, एक्टर से, कभी कभी आप नेताजी के पास पहुंच जाते हैं, कभी कभी आप किसी नौकरशाह के पास पहुंचते हैं, कभी कभी आप किसी रिटायर्ड नौकरशाह के पास जाते हैं, कभी आप किसान के पास पहुंच जाते हैं समस्या जानने के लिए, कभी आप किसी गांव में पहुंच जाते हैं जहां महामारी फैली हो ना। किसी भी प्रकार का साक्षात्कार हो सकता है, तो उन्हीं के आधार पर उनको बांटा भी गया है। कैसे है देखते हैं। देखिए, समस्या या विषय आधारित साक्षात्कार, यही अभी हमने बताया। क्या हमने कहा कि किसी गांव में महामारी फैली है,
तो ये क्या है, समस्या आधारित है। असम में भी बाढ़ आई है तो क्या है, समस्या आधारित है। आप असम में जाइए, वहां बाढ़ आई है, वहां पर जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं उनसे उनकी समस्या को आप सुनिए, उनकी बात को आप प्रकाशित करिए, ये समस्या आधारित साक्षात्कार होगा। समझ में आया? ठीक। खोजी साक्षात्कार, इसके पहले ही आप पढ़े हैं ना, जैसे खोज परक पत्रकार थे, खोजी रिपोर्ट थी, वैसे ही खोजी साक्षात्कार भी होगा। इसमें क्या होता है, किसी छुपी हुई सच्चाई को ना, कि आपके पड़ोस में कोई एक ऐसा घर है जिसका दरवाजा अपने आप खुलता है और अपने आप बंद होता है ना, आपने उसकी जा करके रिपोर्टिंग की और उसको आपने प्रकाशित किया। ठीक। और वहां पर कुछ लोग रहेंगे जो कि उसके बारे में बताएंगे। ये सब क्या है, कुछ कुछ ये जो खोजी साक्षात्कार होता है ये खोजी रिपोर्ट से मैच करता है। ठीक। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसकी विशेषता क्या है, स्पष्ट और सटीक उद्देश्य होता है। मैंने आपसे शुरुआत में ही बताया कि जब भी कोई इंटरव्यू या पॉडकास्ट होता है तो उसमें प्री डिसाइडेड होता है, सब स्क्रिप्टेड होता है कि मैं ये पूछूंगा तब आप ये बताएंगे, यही बताना उद्देश्य है। ठीक। पूरे पॉडकास्ट को प्रकाशित करने का, लोगों को बताने का, वो इंटरव्यू लेने का और उस इंटरव्यू को लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य ये होता है कि लोगों तक वो बातें पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ हासिल किया है, किन संघर्षों से वो गुजरे हैं, किन कठिनाइयों का सामना किए हैं वो। ठीक। सार्थक और तीखे सवाल, ये भी प्री जो है डिसाइडेड होता है, स्क्रिप्टेड होता है, बस इसलिए ये पूछ लिया जाता है जिससे कि जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, वो बने रहें। ठीक। सवाल ऐसे होने चाहिए जो सतही ना हो, बल्कि जिनसे पाठक को कुछ नई और गहरी जानकारी मिल सके। बताया जाता है ना कि जैसे यदि आपका साक्षात्कार कोई विद्यार्थी देखे तो उसको ये समझ में आए कि आपने विद्यार्थी जीवन में कैसे परिश्रम किया था, तब आप जा करके यहाँ पहुंचे हैं। ठीक। अब देखिए इसकी संवाद शैली, इसमें कोई औपचारिक पूछताछ नहीं, बल्कि एक सहज, जिस भी भाषा में व्यक्ति सहज हो, यदि उसको इंग्लिश आए इंग्लिश, हिंदी आए हिंदी, तमिल आए तो तमिल, जैसी भाषा वो समझे उसका ही ध्यान रखना होता है। ठीक। तथ्यों की सटीकता होती है, साक्षात्कार में पूछे गए सवाल और दिए गए जवाब तथ्यों पर आधारित होने चाहिए, कपोल कल्पित नहीं। ठीक है ना, मनगढ़ंत बातें नहीं, एग्जैक्ट बातें होनी चाहिए। ठीक। अब हम अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच गए। ठीक। ये पाठ पूरा हुआ। अभी तक हमने आपको जो विश्लेषण दिया, जो मैंने आपको समझाया, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक। आप इसको नोट कर सके, इसके लिए मैं एक बार रिवर्स में इसकी स्लाइड को लेके चलता हूं। ठीक। एक एक करके सारी स्लाइड सामने लाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। और इसके साथ यदि आपको ये ऐसे ही हूबहू चाहिए तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहां पर विजिट करिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहां आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक। एक बार मैं स्लाइड को थोड़ा सा पीछे करता हूं आपकी सुविधा के लिए। ठीक है ना, ये हुआ। अच्छा, एक बार मैं शुरू से कर देता हूं जिससे कि आपको ये पीछे आगे वाली बात ना समझ में आए, तो आप इजी वे में इसको नोट कर सके ना, तो सही रहेगा। ठीक। शुरुआत हमने यहां से की थी ना, और देखिए जितनी बातें थी पत्रकारी लेखन से लेकर के साक्षात्कार इंटरव्यू तक, उससे जुड़ी हुई जितनी महत्वपूर्ण बातें थी, कहां पर प्रश्न बन सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, ये सब हम आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक। एक एक करके आप इसको नोट करते चलेंगे। ठीक है, ये, इसके बाद फिर ये। ठीक। इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आए ये। इसके बाद ये, एक एक करके मैं स्लाइड को फिर आगे कर रहा हूं। ठीक।
उम्मीद करते हैं ये विश्लेषण समझ में आया होगा। आपको पाठ की सारी चीजें यहीं पर मिल गई हैं। इस पाठ से जुड़ी हुई जितनी बातें थी वो सब आपको हमने बताया, और फिर से आश्वस्त करता हूं कि परीक्षा में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जितने प्रश्न बनेंगे यहीं इसी वीडियो से बनेंगे। जितने प्रश्न हैं वो सब मैंने उनसे जुड़ी हुई जितनी बातें हैं, और आप बोर्ड एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए। यदि इससे बाहर का कोई आया होगा तो बताइएगा। ठीक, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहिए। आपका बोर्ड एग्जाम आपके नजदीक है, आप उस हिसाब से तैयारी करिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।